जब संजय के मोबाइल की रिंग बजती है, एक हाथ फ़ोन की तरफ बढ़ता है और नज़र मोबाइल की स्क्रीन पर गई तो चिढ़ते हुए फ़ोन ऑफ कर दिया। तभी संजय के बगल में लेटी हुई प्रीति ने फुसफुसाते हुए कहा, कौन था? संजय ने कहा, और कौन होगा, तुम्हारी दोस्त अनु का फ़ोन था। बोल दिया, तुम्हारी तबीयत खराब है, फिर भी परेशान कर रही है। प्रीति ने कहा, मेरे साथ तो तुम खुश रहते हो ना, फिर परेशान कब से रहने लगे? इतना कहकर प्रीति संजय के चेहरे को इधर उधर चूमने लगी और दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटने लगे। संजय की नज़र जब फर्श पर गई तो उसे चारों तरफ लंबे लंबे बिखरे हुए बाल दिखे और एक लड़की का साया लंबे बालों के बीच बैठा उसे संबोध करते हुए देख रही थी, मानो जैसे संजय के लिए एक आम बात थी। उसने उस लड़की को इग्नोर किया और अपनी आंखें बंद कर परम सुख का आनंद लेने लगा। दूसरे दिन संजय ऑफिस चला गया, लेकिन आज न जाने क्यों रह रह कर संजय को बस प्रीति का ही ख्याल सता रहा था। उसने तुरंत ही प्रीति को फ़ोन लगाया, उसकी खैरियत ली और दिन भर के काम के बाद जब ऑफिस से छूटा तो सीधा घर का रास्ता पकड़ा। रास्ते में मोगरे के फूल का गजरा, जो प्रीति को बेहद पसंद था, रोज घर लाया करता था। संजय घर पहुंचते ही सीधा प्रीति के कमरे में गया और उसका माथा चूमा। प्रीति भी संजय के छुअन से जाग गई और बोली, ओ हनी, तुम कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। प्रीति संजय से कहते हुए उसे चूमने लगी। दोनों में बस जबरदस्त रोमांस होने लगा। कुछ देर बाद प्रीति अपना सिर संजय की गोद में रखकर लेट गई थी। संजय प्रीति के बालों में हाथ फेर रहा था। तभी संजय को अपने ठीक ऊपर एक लड़की उल्टी लटकी हुई दिखाई दी, मानो जैसे वो उल्टा ही छत पर चल रही थी और उस लड़की के बाल पूरे घर में किसी जड़ की तरह फंसे हुए थे। संजय भी उस लड़की को मुस्कुराता हुआ उसकी आंखों में देख लम्हों की पुरानी यादों में खोता चला जा रहा था। शाम का वक्त था। संजय और प्रीति मुंबई की बारिश में भीग रहे थे। दोनों का मन एक दूसरे के आलिंगन को तड़प रहा था। दोनों जैसे ही फ्लैट में आए ताबड़तोड़ चुंबन करने लगे। प्रीति भी कसमसा गई थी। उसने संजय को खुद से दूर करते हुए कहा, ऐसी भी क्या बेसब्री है, मैं कहीं भागी थोड़ी ही ना जा रही हूँ। इतना कहकर प्रीति सीधा वॉशरूम चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। संजय दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी दरवाजे के आर पार होते हुए वही लंबे बालों वाली लड़की निकलकर संजय के सामने खड़ी हो गई। संजय बस लड़की को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। तभी प्रीति ने वॉशरूम के अंदर से ही कहा, थोड़ा रुक जाओ बाबा, कपड़े तो चेंज कर लूं। ड्रेस चेंज करके प्रीति लंबे बालों वाली लड़की से आर पार गुजरती हुई सीधा संजय की गोद में आकर बैठ गई। संजय ने कहा, बड़ा प्यार उमड़ रहा है, बड़ी मेहरबान हो। अभी तो थोड़ी देर पहले ही हाथ छुड़ा के भाग गई थी, जैसे हम आपके कोई ना हो, पराये हो। संजय प्रीति से कह रहा था, पर प्रीति संजय के सीने पर अपने दांत गड़ाते हुए उसे उत्तेजित कर रही थी कि अचानक ही संजय का सीना छिल गया, जिसके दर्द से संजय ने तुरंत ही प्रीति को बालों से पकड़कर दूर करते हुए कहा, जब जब तुम मुझसे दूर होती हो ना, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें मार डालूं। इतना कहकर संजय प्रीति के होठों को चूमने ही वाला था कि अचानक उसका ध्यान भटक गया और अगले ही पल उसने देखा कि उसके हाथ में प्रीति के सिर्फ बाल हैं, जिन्हें ले जाकर उसने अलमारी की दराज में रख दिए और आईने के सामने बैठकर रोने लगा। तभी प्रीति ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके आंसू पोंछने लगी। संजय ने भी प्रीति का माथा चूमा
और उसे गले लगाते हुए कहा, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना? अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। प्रीति बोली, नहीं, कभी नहीं जाऊंगी। मैं कहाँ जा रही हूँ, तुम्हारे पास ही तो हूँ ना। संजय उसे उठाकर सीधा बेडरूम में ले गया, फिर उसका माथा थपथपाते हुए उसे सुला दिया। प्रीति को गहरी नींद में सुलाने के बाद संजय ने वापस आकर अपने लिए खाना ऑर्डर किया और लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। तभी संजय की नज़र फर्श पर गिरे हुए लाल रंग पर गई। शायद वो खून था। संजय ने तुरंत एक कपड़ा लिया और उसे साफ करने ही जा रहा था कि उसे वही लंबे बालों वाली लड़की टेबल के नीचे अपना ही मांस खाती दिखी। संजय एकटक उस लड़की को देख मुस्कुरा रहा था कि अचानक ही डोरबेल बजी। संजय ने खिड़की से झांक कर देखा तो डिलीवरी बॉय खाना लेकर आया था। संजय खाना लेकर दरवाज़ा बंद कर ही रहा था कि तभी डिलीवरी बॉय ने अपनी नाई सिकोड़ते हुए कहा, साहब एक बात बोलूं, आप एक हफ्ते से इसी वक्त पे खाना मंगवाते आ रहे हो, पर जब आप खाना लेने के लिए दरवाज़ा खोलते हो तो आपके घर में बिल्कुल अंधेरा रहता है। सच कहूँ तो मुझे आपके पीछे एक लड़की नज़र आती है जिसके लंबे लंबे बाल हैं और वह कोने में बैठी मुझे ही देख रही है। पता नहीं हर बार आपके घर से इतनी सड़ी हुई बदबू क्यों आती है। कोई रूम फ्रेशनर वगैरह मारने का ना साहब। डिलीवरी बॉय की सारी बातें सुनने के बाद संजय ने कहा, अच्छा मजाक कर लेता है तुम, कपिल के शो में ट्राई क्यों नहीं करता। इतना कहकर संजय ने दरवाज़ा बंद कर लिया। टेबल पर खाना लगा ही रहा था कि तभी प्रीति संजय के पास आ गई और उसके ठीक पीछे वो लंबे बालों वाली लड़की भी। प्रीति ने कहा, कितना वक्त हो गया ना हम दोनों को एक साथ बाहर डिनर किए हुए। संजय ने कहा, हाँ हनी, नेक्स्ट संडे हम ज़रूर बाहर जाएंगे। संजय ने प्रीति से कहते हुए उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। प्रीति भी उसकी बाहों में सिमटती ही चली जा रही थी और अगले ही पल जब संजय ने खाना प्लेट में निकाला तो सिर्फ बाल ही बाल निकले, वो भी खून से सने हुए। संजय ने तुरंत ही प्लेट खुद से दूर की और प्रीति को बाहों में भरकर बेडरूम की ओर चल दिया। प्रीति के सिर से लगातार बाल झड़ रहे थे कि तभी बेडरूम का दरवाज़ा खुला और फिर बंद हो गया। एक लंबे रोमांस के बाद दोनों सो चुके थे। अगली सुबह संजय ब्रेकफास्ट बनाकर ऑफिस निकल गया और जब वापस घर आया तो बहुत सारे डियो, परफ्यूम, स्प्रे, रूम फ्रेशनर और बुके अपने साथ लेकर आया। रूम फ्रेशनर, परफ्यूम और डियो की खुशबू से सारा घर महक रहा था। फिर रोज़ की तरह संजय ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया। वो डाइनिंग टेबल पर बैठा डिलीवरी बॉय का इंतज़ार कर ही रहा था कि उसके ठीक सामने वो लंबे बालों वाली लड़की बैठी अपने ही पैर नोच नोच कर खा रही थी। तभी डोरबेल बजी। संजय ने खिड़की से देखा तो दरवाजे पर डिलीवरी बॉय खड़ा था। डिलीवरी बॉय बोला, वाह साहिब, शानदार खुशबू आ रही है, पर एक लाइट तो जला लेते। इतना कहकर डिलीवरी बॉय संजय के कंधे के किनारे से झांकता हुआ अंधेरे को देखने लगा, पर अगले ही पल उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जिस लड़की को वो ढूंढ रहा था वो कहीं और नहीं बल्कि संजय के कंधे पर ही बैठी हुई थी। इस पर संजय बोला, अंदर क्या देख रहे हो? मैम साहब, अंदर ही है। डिलीवरी बॉय बोला, अपन समझ गया साहिब, पक्का शादी की सालगिरह होगी। ऐसी ही सजावट तो तभी ही होती है। डिलीवरी बॉय की बात सुन संजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत ही दरवाज़ा बंद किया और जाकर प्रीति से लिपटकर सिसक सिसक कर रोने लगा। प्रीति ने भी
बिना कुछ कहे संजय को अपने बाहों में भर लिया और वो लंबे बालों वाली लड़की भी संजय से लिपट कर खून के आंसू रो रही थी। तीनों की सिसकियों से कमरा गूंज रहा था। आज भी संजय बिना खाना खाए ही प्रीति की बाहों में लिपट कर सो गया। अगली सुबह संडे था। संजय बाजार से एक बड़ा सा फ्रीजर लेकर आया। उसने पहले तो फ्रीजर में बिस्तर लगाया और फिर उसमें प्रीति को लेटा दिया। कुछ दिन गुजरते रहे। संजय का यही रूटीन चालू रहा, पर जब उसने सबके फ़ोन उठाने बंद कर दिए थे क्योंकि सब यही कहते थे कि प्रीति से बात करवाओ, और संजय का यही जवाब होता कि प्रीति सो रही है। संजय की दिनचर्या किसी मशीन की तरह हो गई थी। वही सुबह का नाश्ता बनाना, प्रीति को देना, खुद खाना, ऑफिस चले जाना, शाम को लौटते वक्त रोज़ वही बुके, गजरे, परफ्यूम लेकर आना। अब ऐसे ही चल रहा था। तभी एक दिन अचानक डोरबेल बजी। संजय ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने अनु थी, जिसे देख संजय चौंक गया। इससे पहले कि वो अनु को रोक पाता, अनु सीधा घर के अंदर चली आई और प्रीति को आवाज़ लगाते हुए कहा, कहाँ हो यार प्रीति, तुम तो ईद का चांद हो गई हो यार, हम तो तुम्हारे दीदार को तरस गए। अनु के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने से संजय चिढ़ गया, पर उसने मुस्कुराते अनु से कहा, अरे बाबा चिल्ला क्यों रही हो, वो ज़्यादा दूर नहीं है, बस बगल वाले कमरे में है, तुम बैठो, मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। इतना कहकर संजय बेडरूम के अंदर गया और जाते ही दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर फ्रीजर के अंदर बैठी प्रीति को लिटाकर उसे कपड़ों से ढक दिया। तभी अनु दरवाज़ा खटखटाने लगी। अनु बोली, अरे क्या फिर से शुरू हो गए? क्या तुम लोग थोड़ा तो सब्र रखो, मेहमान आया है घर में, मेरे जाने के बाद जी भर कर करते रहना। अनु की बात सुनकर संजय को याद आया कि उसने दरवाज़ा तो बंद किया था लेकिन उसे लॉक नहीं किया था। अनु भी प्रीति को ढूंढते हुए बेडरूम में आ गई। उसकी नज़रें प्रीति को ही ढूंढ रही थी और अचानक ही उसकी नज़र फ्रीजर पर पड़ी तो वो सीधा फ्रीजर की तरफ बढ़ती है और बोलती है, मुझे पता है प्रीति तो इसी में छुपी हुई है। लेकिन जैसे ही अनु ने फ्रीजर खोला उसके होश उड़ गए। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। फ्रीजर बालों से भरा हुआ था और बीच में प्रीति की लाश रखी हुई थी। एंजाइम्स की वजह से प्रीति का जिस्म पूरा सूख चुका था। वह सिर्फ हड्डियों से चिपके हुए मांस का ढांचा रह गई थी जिसमें से बदबू आ रही थी। अनु कुछ समझ पाती तभी उसके सिर पर डंडे का प्रहार हुआ जिससे वह उसी वक्त बेहोश हो गई। संजय ने कहा, तुम्हें यह सब नहीं देखना चाहिए था अनु, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। संजय एक ट्रॉली बैग में भरकर प्रीति का सूखा जिस्म, जो कि अब सिर्फ हड्डियों का एकमात्र ढांचा रह गया था, संजय कार में रखकर कहीं बाहर जा रहा था। घंटों बीतने के बाद जब अनु को होश आया तो वो फ्लैट में बिल्कुल अकेली थी। होश आने के बाद उसने सीधा पुलिस को इन्फॉर्म किया। मामले की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। संजय का फ़ोन साइबर सेल वालों ने ट्रैक किया। उसकी लोकेशन चेतक एक्सप्रेस के आसपास दिखाई दे रही थी। पुलिस जब अनु को लेकर उस जगह पहुंची तो पता चला कि वो एरिया बहुत पुराना कब्रिस्तान था और गेट के बाहर संजय की गाड़ी खड़ी हुई थी। पूरा कब्रिस्तान छानने के बाद संजय लाश के साथ एक कब्र के गड्ढे के पास दिखाई दिया। पुलिस ने संजय को देखते ही उसे कहा, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, पुलिस कुछ नहीं करेगी, नरमी से पेश आएगी। पुलिस की वार्निंग सुनकर भी संजय कुछ नहीं बोला, लेकिन जब पुलिस आगे बढ़ने लगी तो उसने चीखते हुए कहा, प्लीज़ मुझे मेरी प्रीति के साथ रहने दो।
अगर किसी ने मुझे प्रीति से अलग करने की कोशिश की तो मैं खुद को गोली मार लूँगा। मैं बस अपनी प्रीति के साथ ही जिंदा दफन होना चाहता हूँ। अनु फिर भी संजय के थोड़ा और करीब जाती है और उसे समझाते हुए कहती है, देखो पागलपन मत करो, प्रीति मर चुकी है, आखिर तुम क्यों अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो, लौट आओ वापस। अनु की बात सुनकर संजय एक बार फिर चीख चीख कर रोने लगा। उसकी आंखों के सामने उसकी प्रीति की लाश थी और वही लंबे लंबे बालों वाली लड़की प्रीति की लाश पर बैठकर खून के आंसू रो रही थी। अब तक संजय जिस झूठ को नकारता आ रहा था, आज वही एक सच बनकर उसके सामने खड़ा था। लंबे बालों वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रीति का ही साया था। संजय ने कभी भी प्रीति के साये से प्यार नहीं किया, लेकिन वो प्रीति की लाश से आज भी बेइंतहा प्यार करता था। पर जैसे ही उसने प्रीति के चेहरे को देखा, प्रीति भी दोनों बाहें फैला रही थी और संजय को अपने पास बुला रही थी। संजय ने अनु और पुलिस की आवाज़ों पर गौर कर वापस आने का मन भी किया, लेकिन दूसरे ही पल प्रीति की रूह का दर्द उससे देखा नहीं जा रहा था और वह लंबे बालों वाली लड़की प्रीति की लाश में समाकर एक हो चुके थे। पुलिस भी उसे समझाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही संजय ने अपनी गर्दन में रिवॉल्वर लगाकर गोली दाग दी। गोली सीधा खोपड़ी को चीरती हुई आसमान की ओर चली गई और संजय का निर्जीव शरीर अपनी प्रीति के ऊपर ही धड़ाम से गिर गया। अगले ही पल दोनों फिसलते हुए कब्र में जा गिरे। कब्र में गिरने के बाद प्रीति का सिर संजय के सीने पर था, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि अब जाकर दोनों ने एक दूसरे को पाया हो। अनु ने जब संजय और प्रीति को एक दूसरे की बाहों में देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो भी बैठकर दोनों को देख रोने लगी। प्रीति को दिल की बीमारी थी, 2 हार्ट अटैक पहले आ चुके थे। बाईपास सर्जरी होने के बाद भी प्रीति को तीसरा अटैक आया और वो भी ऐसे वक्त पर आया जब घर में कोई नहीं था। संजय प्रीति से बेपनाह प्यार करता था। उसने प्रीति का ऑफिस जाना भी बंद करवा दिया था, लेकिन उसकी एक जिद की वजह से प्रीति ऑफिस चली जाती थी। कुछ दिनों से प्रीति ज़्यादा ही थकी थकी रहने लगी थी। शायद उसकी कमजोरी का कारण उसकी बीमारी थी और जिस बात का डर था वही हुआ। जब प्रीति को तीसरा अटैक आया उस वक्त घर में कोई नहीं था। इस तरह सोई हुई प्रीति दोबारा उठ भी न सकी और मौत का सदमा संजय को बर्दाश्त नहीं हुआ, जिससे वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और चाहकर भी प्रीति को मरा हुआ नहीं मान पाया। आखिर इसी बेइंतहा प्यार के